नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराज सक्सेना। आज हम पॉडकास्ट के इस वीडियो में बात करने वाले हैं दलाई लामा की। दलाई लामा पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल सवाल ये है कि दलाई लामा का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। इस सवाल का जवाब भी आपको देंगे और वो कौन सी चिट्ठी है, दलाई लामा का वो कौन सा पोस्ट है जिसकी वजह से चीन भड़क उठा है। आखिरकार चीन की क्या प्रतिक्रिया आई है और इस पर अब भारत की भूमिका क्या रहने वाली है, भारत का भी किस तरह का नजरिया रहने वाला है, किस तरीके से भारत ने भी चीन को खरी खोटी सुनाई है, सब सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। अभी तक दलाई लामा के पुनर्जन्म को लेकर कई तरह की बातें चल रही थी, हालांकि अब इन बातों पर विराम लग गया है। 14वें दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो ने साफ कर दिया है कि 600 साल पुरानी ये परंपरा उनके बाद भी जारी रहेगी। इससे तिब्बती समुदाय के अलग अलग गुट एक साथ आएंगे। चीन की तरफ से लगातार अपने खुद के दलाई लामा बनाने की कोशिशें हो रही थीं। हालांकि इस ऐलान के बाद ड्रैगन की कोशिशों को झटका लगा और दलाई लामा का ये फैसला उनके 90वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले आया है। 6 जुलाई को उनका जन्मदिन आने को है। वहीं अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि चीन का जो विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ गई, जब पोस्ट के जरिए टेंशन में दलाई लामा ने चीन को डाला है, ये कहते हुए कि जो उनकी संस्था है, दलाई लामा का जो ऑफिस है, वही दलाई लामा का उत्तराधिकारी चुनेगा उनके नियमों के मुताबिक। हालांकि जो चीन का विदेश मंत्रालय है उसने पलटवार करते हुए ये बात कही कि केंद्र सरकार की यानी कि चीन के सरकार की मंजूरी लेना दलाई लामा के चुनने के दौरान जरूरी होगा। लेकिन अब इस पर साफ तौर पर दलाई लामा की तरफ से पूर्ण विराम लगा दिया है, ये कहते हुए कि हमारा ऑफिस ही ये तय करेगा। दलाई लामा के ऐलान से चीन को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दलाई लामा ने पहले ही कह दिया था कि इस बारे में फैसला तिब्बती लोग ही करेंगे कि दलाई लामा की परंपरा जारी रहनी चाहिए या फिर नहीं। उन्होंने ये भी कहा था कि जब वो 90 साल के हो जाएंगे तो वो तिब्बती बौद्ध धर्म के उच्च लामाओं, तिब्बती जनता और अन्य लोगों से सलाह लेंगे। इसके बाद ही वो तय करेंगे कि दलाई लामा की संस्था को जारी रखना चाहिए या फिर नहीं। अब उन्होंने साफ कर दिया है कि ये संस्था जारी रहेगी। इससे उन अटकलों पर विराम लग गया है कि शायद दलाई लामा के बाद ये परंपरा खत्म हो जाएगी। पहले ये भी कहा जा रहा था कि नए दलाई लामा को लोकतांत्रिक तरीके से चुना जा सकता है। दलाई लामा ने यह भी कहा कि उनका उत्तराधिकारी चीन के बाहर पैदा होगा। 1999 में 14वें दलाई लामा ने चीन के दखल को भांपते हुए कहा था कि अगर मेरे पुनर्जन्म का चुनाव पारंपरिक तरीके से होता है तो मेरा कोई भी पुनर्जन्म तिब्बत या चीन के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में नहीं होगा। इससे उन्होंने चीन पर लगाम लगाने की कोशिश की। परंपरा के मुताबिक दलाई लामा के पुनर्जन्म के रूप में माने जाने वाले बच्चे को पहचाना जाता है और उसे इस भूमिका के लिए तैयार किया जाता है। चीन की प्लान कैसे फेल हुआ, जरा ये भी समझ लीजिए। चीन हमेशा से दलाई लामा को एक अलगाववादी मानता है। उसने कहा कि दलाई लामा के पुनर्जन्म को खोजने का अधिकार केवल उसी के पास है। हालांकि इस ऐलान से चीन को दलाई लामा के बाद तिब्बत के विभिन्न संप्रदायों के बीच मतभेद पैदा करने के अवसर कम मिलेंगे। तिब्बती मामलों के जानकारों का मानना है कि अगर पुरानी परंपरा जारी नहीं रहती तो इससे तिब्बती बौद्ध समुदाय में विभाजन हो सकता था। इससे पहले से ही तनावपूर्ण राजनीतिक स्थिति और भी जटिल हो जाती। दलाई लामा का ये जो दाव है, इसमें तिब्बत में अब खुशी की लहर आ गई है। दलाई लामा ने 1969 में ही कह दिया था कि नए दलाई लामा पर फैसला तिब्बती लोग ही करेंगे। तिब्बती आध्यात्मिक नेता ने कहा था कि दलाई लामा की संस्था जारी रहेगी और केवल गादेन फोड्रंग ट्रस्ट के पास उनके उत्तराधिकारी को तय करने का अधिकार है, यानी कि उनके ऑफिस के पास ही तय करने का अधिकार है। गादेन फोड्रंग ट्रस्ट की स्थापना दलाई लामा ने 2015 में की थी। दलाई लामा ने इस फैसले से तिब्बती समुदाय में खुशी की लहर है। लोगों को उम्मीद है कि इससे तिब्बती संस्कृति और परंपराओं को बचाने में मदद मिलेगी। साथ ही चीन की तरफ से आने वाली चुनौतियों का भी सामना किया जा सकेगा। ये फैसला तिब्बत के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं दलाई लामा पर क्यों है दुनिया की निगाहें, इसे भी समझने की बेहद जरूरत है।
दलाई लामा बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं। पूरी दुनिया में उनके अनुयायी हैं। उनका ये फैसला तिब्बती समुदाय के एक नई उम्मीद लेकर आया है। ये फैसला दिखाता है कि दलाई लामा अपनी संस्कृति और परंपरा को बचाने के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं। उधर चीन ने दलाई लामा के उत्तराधिकारी योजना को खारिज करते हुए इस पर जोर दिया है कि किसी भी भावी उत्तराधिकारी को उसकी मंजूरी लेनी चाहिए, यानी कि चीन सरकार की मंजूरी लेनी चाहिए और होगी। इस तरह चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के साथ तिब्बती बौद्ध के दशकों पुराने संघर्ष में एक नया अध्याय जुड़ गया है। भारत में शरण दलाई लामा से जुड़ी हर बात आपको हम बता रहे हैं। दलाई लामा की तरफ दुनिया का ध्यान 1959 में उस समय गया जब वो कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीनी सेना की ओर से तिब्बत पर कब्जा किया गया। इसके बाद दलाई लामा तिब्बतियों के एक बड़े समूह के साथ भारत में शरण लेने के लिए आए थे। तब से वो धर्मशाला में रह रहे थे। उनकी जो उपस्थिति है चीन और भारत के बीच विवाद का विषय बनी रही। दलाई लामा के उत्तराधिकारी को भी तिब्बती स्वायत्तता के लिए संघर्ष को जारी रखना पड़ सकता है और इस तरह से इसको देखा जाता है, माना जाता है। चीन और अमेरिका में भी बढ़ सकता है तनाव। दलाई लामा के उत्तराधिकारी के मुद्दे से चीन और अमेरिका के बीच भी नए तनाव की आशंका है, क्योंकि अमेरिका का तिब्बती नीति और समर्थन अधिनियम 2020 चीन की नीति के उलट है। अमेरिकी अधिनियम में दलाई लामा और तिब्बती बौद्ध धर्म के लिए अमेरिका के दृढ़ समर्थन की पुष्टि की गई है। उधर भारत ने दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर फैसले पर नजर बनाई हुई है। फैसले का स्वागत किया गया है। वहीं भारत की नजर भी दलाई लामा के अगले दांव पर है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 14वें दलाई लामा की ओर से दलाई लामा के संस्था की निरंतरता के फिर से पुष्टि होने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा यह फैसला हिमालयी क्षेत्र और विश्व भर में लाखों लोगों के लिए अपार खुशी और साथ ही आध्यात्मिक आश्वासन लेकर आया है। खांडू ने यह भी कहा कि हिमालयी क्षेत्र के लोगों में दलाई लामा संस्था के प्रति गहरी आस्था है, अटूट श्रद्धा है और ये पुष्टि करुणा, ज्ञान और शांति के मूल्यों के प्रति लोगों की साझा प्रतिबद्धता को मजबूत करती है।